नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज पुनः से हम लोग एक नए वीडियो सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज जो डेट है वो है 7 जनवरी। और आज के मुख्य महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्नों पर या टॉपिक पर आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले हमने आपसे लास्ट डे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों ने सही बताया था। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप जो है ये वीडियो हमारा देखिए, 2 कॉपी लेके बैठिएगा। एक कॉपी जहां पर मैं आपको टास्क देता हूं, होमवर्क देता हूं कि भाई ये एक काम आपको करना है, और एक कॉपी वो रखनी है जिसमें आप लोग पीसीएस या यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट जो कंटेंट मेंस का होता है, बाकी जो चीजें होती है वो नोट करेंगे। ठीक है, बाकी ये हमारा जो वीडियो होता है वो आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, वनडे एग्जाम, लेखपाल, बैंकिंग, रेलवे या अन्य कोई एग्जाम होगा नेट वगैरह का, या पीसीएस या आरओ का एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किस शहर से किया? तो ये क्या था आपका वाराणसी से। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पोंगल उत्सव के बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे, बड़ा फेमस त्योहार है और जितने भी प्रमुख त्योहार होते हैं उनके बारे में आप एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी उत्सव होते हैं अलग अलग, वो आज मैं टास्क देता हूं कि अलग अलग राज्यों के जो ये टास्क नंबर 1 है, होमवर्क है आज आपका। ठीक है, कि अलग अलग जो भी राज्य होते हैं उनके कौन कौन से प्रमुख उत्सव आदि होते हैं। उत्सव और मेले दोनों खूब पूछे जाते हैं, तो उनकी एक लिस्टिंग बना लीजिएगा कि कौन कौन से प्रमुख उत्सव और कौन कौन से प्रमुख मेले होते हैं जो मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में भी और अदर स्टेट जो आपके हैं वहां के भी। ये आप टास्क आपका होमवर्क है आपका, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पोंगल का उत्सव मनाया। राज्य भाजपा इकाई द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का शीर्षक क्या था? नम्मा उरु मोदी पोंगल। ठीक है, था, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। गृह मंत्री को इस अवसर पर पूर्ण कुंभ सम्मान से भी नवाजा गया था वहीं पर। ठीक है, तो पोंगल का उत्सव मनाया जाता है। क्या है पोंगल का उत्सव? पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख और अत्यंत प्राचीन फसल उत्सव है। फसल उत्सव है भाई साहब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा, जिसे मुख्य रूप से किसानों और कृषि से जुड़े समुदायों द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि कृषि का त्योहार है। जैसे एक त्योहार होता है नवा का, नव्या इसको बोलते हैं कई जगह पर, कहीं कहीं पर। ठीक है, यहां पर्व सूर्य देवता, प्रकृति, पशुधन और कृषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। पोंगल आमतौर पर हर वर्ष 14 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है और यह तमिल कैलेंडर के थाई महीने की शुरुआत को दर्शाता है अपने यहां पे। ठीक है, और पोंगल के कई प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के खासकर। भोंगी पोंगल, ये क्या होता है? पोंगल का पहला दिन इसको कहते हैं हम लोग सामान्य तौर पर। और चलिए, तो ये एक होता है आपका भोगी पोंगल। ठीक है, पोंगल का पहला दिन इसको कहते हैं। पुराने और अनुपयोगी सामानों को जलाकर के नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और इंद्रदेव की खासकर इसमें पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल आयोग क्या करता है, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को बनाता है, सीधे पोंगल से ना पूछ करके पोंगल के अन्य प्रकारों आदि के बारे में प्रश्न पूछ लेगा। इसीलिए आजकल एग्जाम क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और अलग प्रकार का होता जा रहा है। अब इस चीज को आपको सीखना है, राइट। दूसरा, सूर्य पोंगल, इसका मुख्य दिन इसको मनाया जाता है। सूर्य पोंगल को सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए चावल, दूध और गुड़ से बना पोंगल पकाया जाता है। मिट्टी के नए बर्तन में खुले स्थान पर भोजन पकाया जाता है। इसमें यह खास इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है। मट्टू पोंगल, ये क्या होता है? मट्टू पोंगल पशुधन यानी कि गाय बैल को समर्पित होता है। पशुधन, आप ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गाय और भैंसों आदि की जो भी हमारे जानवर आदि होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ये बड़ी अच्छी परंपरा हमारे ग्रामीण जीवन की आज भी है। नहीं तो शहर में तो आप जानते हैं क्या स्थिति होती है ना। गाय अगर निकल गई घर के सामने से तो उसको ऐसा मार देंगे कि मतलब बेचारी मरी जाएगी। लेकिन आज भी हमारे गांव में, आज भी हमारे ग्रामीण जीवन में जो है प्रकृति की पूजा के साथ साथ में हर एक चीज की पूजा की जाती है। चाहे पशु हो, पेड़ हो, पौधे हो, जली हो, जंगल हो, नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, सबकी पूजा की जाती है। ग्रामीण जीवन ही हमारी संस्कृति को सुनने का कार्य कर रहा है। गायों और बैलों को सजा करके पूजा की जाती है। ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि आज भी गांव में जो है गायों को सजा के पूजा की जाती है, आज भी यहां पर है। कृषि में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। कानून पोंगल क्या होता है? सामाजिक और पारिवारिक उत्सव का दिन मनाया जाता है। रिश्तेदारों से मिलना जुलना और पिकनिक का आयोजन आदि इसमें किया जाता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा फेस्टिवल 4-5 दिन तक लगातार चलता है। ठीक है, चलिए, पोंगल का सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह उत्सव कृषि पर आधारित जीवन शैली को दर्शाता है। जाति, वर्ग और धर्म से उठकर के सामूहिक रूप से मनाया जाता है। सभी की इसमें सहभागिता होती है। तमिल संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की झलक मिलती है। कोलम यानी कि रंगोली, लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा का इसमें महत्व रहता है। ठीक है,
पोंगल का धार्मिक महत्व क्या है? सूर्य देवता, धरती माता और प्रकृति शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। मेहनत, धैर्य और सामूहिक प्रयास का उत्सव है। कितना अच्छा त्योहार है पोंगल का, यह मनाया जाता है। हमारे त्योहार हमारी संस्कृति को संजोने का कार्य करते हैं। निष्कर्षतः पोंगल केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत, प्रकृति के साथ सामंजस्य और तमिल संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। यह उत्सव हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की हमें क्या करता है? प्रेरणा देता है। ये हमारे सारे उत्सवों और त्योहारों की क्या महत्ता हमारी संस्कृति में है, इस पर आपके निबंध लिखने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आप बताइए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। पोंगल उत्सव मुख्य रूप से किसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है? तो केवल सूर्य देवता के, सूर्य, प्रकृति, पशुधन और कृषि के प्रति, वर्षा और नदियों के प्रति, या फिर पूर्वजों के प्रति? किसके प्रति करता है? तो यह करता है बेसिकली आपका, क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? कॉपी ले लीजिए और उसमें लिख के मुझे बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए। प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, इसका अभी जो है चर्चाओं में रहा है ये। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन प्रदूषण नियंत्रण पोत, क्या प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को 5 जनवरी को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ध्यान दीजिएगा, ये प्रदूषण नियंत्रण को जो है क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला ये क्या है अपने आप में? जो है ये समुद्र प्रताप है, अपने पोत है अपने आप में। ठीक है, स्वदेशी रूप से डिजाइन है, बड़ी अच्छी बात है अपने आप में। ठीक है, शुभारंभ किसने किया? शुभारंभ जैसे किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया है। कब किया गया शुभारंभ? 5 जनवरी को राजनाथ सिंह के द्वारा, जो है जो कि रक्षा मंत्री, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। याद रहेगा पॉइंट? चलिए, यह पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों में सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की गई है। बड़ी बात है अपने आप में। पोत में परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक हेलीकॉप्टर हैंगर भी है। इस 114 मीटर लंबे पोत को, आप देखिए लंबाई हो सकता है पूछ ले आपसे, कई बार ऐसे फैक्चुअल डेटा भी आपसे पूछता है। तो 114 मीटर लंबे पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसे तेल रिसाव का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत उन्नत स्वीपिंग आर्म्स और डायनेमिक पोजिशनिंग की सुविधा से सुसज्जित है अपने आप में। आप जानते होंगे समुद्रों में तेल रिसाव की समस्या अपने आप में क्या है? बड़ी समस्या है। इससे व्यापक स्तर पर क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। तो इस तेल रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए, चूंकि ये क्या है? प्रदूषण को कम करेगा, तो तेल रिसाव की समस्या या प्रदूषण अन्य कोई प्रकार का अगर समुद्र में होगा तो उसको खत्म करने में ये जो प्रताप पोत है ये क्या करेगा? काम करेगा। तो इसीलिए इसको, चूंकि ये स्वदेशी रूप से निर्मित है अपने आप में, 70% से अधिक सामग्री स्वदेशी रूप से लगाई गई है, तो ये अपने आप में जो है सी पॉल्यूशन को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा पॉइंट? चलिए, अच्छा, ये जो तेल रिसाव की जो समस्या है इस पर खूब प्रश्न पूछता है, यानी कि समुद्री जो प्रदूषण होता है, ठीक है, समुद्री प्रदूषण, ठीक है, समुद्री प्रदूषण और इसके अलावा समुद्री संसाधन, इस पर भी खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है। समुद्री संसाधन, ठीक है, एक बड़ा अच्छा प्रश्न समुद्री संसाधनों पर इसी बार आया था, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न था वो। तो इसको आपको क्या करना है? रेडी कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलिए आइए अब आप बताइए प्रश्न इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र शक्ति है, समुद्र प्रहरी है, समुद्र प्रताप है या समुद्र रक्षा है? क्या हो जाएगा? 4 में से एक विकल्प सही है। बताइए क्या इसका उत्तर हो जाएगा एग्जैक्टली? जल्दी बताइए मुझे। बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं जो अपना बता पाए, एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल कोरा कागज जैसा है ना? क्या हो जाएगा उत्तर? अभी तो बताया हमने आपको, है ना? समुद्र प्रताप, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बन गया क्या? आपके आप में जो है भारत देश अपना। चीन को पछाड़ते हुए भारत अब विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बन गया है। न्यूज है आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आप क्या करिएगा, इसको जो है मतलब कि इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप पे। यानी कि चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत चावल उत्पादन जो 150.18 मिलियन टन का है हो रहा है ये, ठीक है। चीन का चावल उत्पादन यहां पर लिखा है, इससे आगे बढ़ते हुए हम यहां पहुंच गए अपने आप पे, ठीक है। 145.28 मिलियन टन चीन का चावल उत्पादन है, जबकि भारत का चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन हो गया अपने आप पे, ठीक है। राइस
सुपर पावर के रूप में हम जो है अब आगे बन गए हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इसी को लेकर के एक अभी हालिया रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें कहा गया था कि धान का हमने जो निर्यात किया है बड़े स्तर पर, उसमें ग्राउंड वाटर का हमने बहुत दोहन किया है। याद आया, मैंने परसों नरसों के एक उसमें कहा था, बताया था आपको, भाई धान उत्पादन में जल की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसी उत्पादन में हमने क्या किया था, पानी का दोहन हमने खूब किया था। रिपोर्ट इस पर आई हुई थी। तो ये एक न्यूज आपके लिए है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल कर लिया है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसको पीछे छोड़ते हुए, चीन को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है। देश में धान उत्पादन 15 करोड़ 1,80,000 टन हो गया है, जबकि चीन में यह 14 करोड़ 52,80,000 टन रहा है। श्री चौहान के अनुसार भारत अब विदेशी बाजारों में भी चावल की आपूर्ति कर रहा है अपने आप पे, ठीक है। तो ये अपनी बात में है। और इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जो है नई दिल्ली में विकसित 25 फसलों को की 184 उन्नत किस्में भी प्रस्तुत की गई हैं, ठीक है। ये अपने आप पे बड़ी बात है। और ये साझा प्रयास जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित परियोजनाओं से राज्य और केंद्रीय कृषि होगा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी बीज कंपनियों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है अपने आप पे, ठीक है। सामूहिक प्रयास है सबका। अब थोड़ा सा हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बारे में कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। ICAR के बारे में, ICAR का नेट का एग्जाम भी लेता, जानते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ नेट कई प्रकार के होते हैं। एक होता है UGC नेट होता है, एक CSIR नेट होता है, एक ICAR नेट होता है। पता नहीं पता आप लोग को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR नेट, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत की शीर्ष संस्था है, ठीक है, जो कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार से संबंधित कार्यों का संचालन करती है। यह संस्था देश में कृषि के वैज्ञानिक विकास और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक पॉइंट आ गया, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी पीसीएस में या यूपीएससी में, पीसीएस और यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो पेपर जो आपका थर्ड है जीएस का, ठीक है, उसमें जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसमें से ये पॉइंट आता है आपका खास फूड सिक्योरिटी का। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वहां पर खास सुरक्षा पर खूब प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। प्रारंभिक नाम इसका क्या था, पहले इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, लेकिन अब क्या है, इसका ICAR इसका नाम हो गया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नियंत्रण जो करता है मंत्रालय वो कौन सा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यह एक क्या स्वायत्त संगठन के रूप में भी कार्य करता है। क्या उसका उद्देश्य है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य और बागवानी में अनुसंधान को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों का विकास करना, कृषि शिक्षा और मानव संसाधन का विकास करना, किसानों तक नई तकनीकों और शोध परिणामों का प्रसार करना। यह इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, कार्य भी इसका लिखा गया है, देश में कृषि अनुसंधान संस्थानों और विद्यालयों में संचालन, ये सारे कार्य एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक खास पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि तकनीकों पर अनुसंधान करना, इसका क्या है, उद्देश्य है, प्रमुख कार्य है। कृषि में योगदान की हम बात करते हैं तो हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। फसल उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग करेगा, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देगा, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन पर अनुसंधान करेगा। तो ये कई सारे पॉइंट आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्व है ये भी लिख लीजिएगा, महत्व निष्कर्ष आप एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में ICAR के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ ले आपसे, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं के बारे में अक्सर आजकल आयोग क्या करता है, पूछता है। और इसमें प्री में फैक्चुअल डेटा पूछ लेगा और आपके कॉन्सेप्चुअल डाटा पूछ लेगा आपके मेंस में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी विशेष तौर पर, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल कर लिया? कौन से देश को पीछे छोड़ दिया है? अमेरिका को, ब्राजील को, चीन को, वियतनाम को। अच्छा, ब्राजील किस चीज में सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइएगा मुझे। फिलहाल प्रश्न के अनुसार जो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी हो जाएगा विकल्प एकदम सही आपका, ठीक है ना। चलिए, देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। क्यों चर्चाओं में क्यों? क्योंकि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में, कहां पर, रंगारेड्डी जिले में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किए जाने से यह क्या है, चर्चाओं में है, ठीक है। किन्होंने किया, कैसे किया, आइए देखते हैं इसको एक बार। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, राजीव रंजन सिंह, और उनके साथ कोयला और खान मंत्री जी
कौन है? किशन रेड्डी ने तेलंगाना के, कहां पर? तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के कहां पर? तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, और देश का सबसे बड़ा है ये फार्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर नामक एक स्टार्टअप ने उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए यह प्रजाति विकसित की है। यह दक्कन पठार के गर्म जलवायु में पनपेगी अपने आप पे, ठीक है। एक मछली है इसमें, है ना। इस फार्म में अनुमानित 50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। आमतौर पर भारत में ट्राउट पालन हिमालय के ऊंचाई वाले ठंडे पानी के क्षेत्र तक ही सीमित रहा है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, अब बताइए प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा उत्तर इसका। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो फट से कमेंट कर दिया करिए, है ना। मैं लाइव देखता रहता हूं कि भाई क्या क्या कौन करता है कमेंट। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। इसका तो हो जाएगा क्या? तेलंगाना, है ना। सी इज द राइट आंसर, इसका भी सी हो जाएगा, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना ये चर्चाओं में है। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 1 जनवरी 2026 को एक प्रमुख नीतिगत निर्णय लिया है। क्या लिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ने इलेक्ट्रॉनिक घटक और अर्धचालक विनिर्माण संवर्धन योजना के उत्तराधिकारी के रूप में एक नई घटक योजना को मंजूरी दी है। इसका कुल बजटीय परिव्यय कितना है? 35,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। जब भी कोई ऐसी योजना आदि लॉन्च होती है तो कुल बजट जो उस पर पास किया गया होता है उसका नंबर आपको याद होना चाहिए। 35,000 करोड़ रुपए का बजट है ये, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का तीसरा चरण माना जा रहा है, ठीक है। और बाकी अन्य जो चरण है ये यहां पे लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में, क्या आपूर्ति श्रृंखला में मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन को वर्तमान 15 से 20% से बढ़ा करके 35 से 40% करना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये आपको क्या करना, याद रखना है। दरअसल यह योजना मुद्रित सर्किट बोर्ड, ठीक है, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, सेंसर और निष्क्रिय घटकों के घरेलू विनिर्माण को क्या करती है? लक्षित करती है। इसके मैन्युफैक्चर पर काम करेगी, ठीक है। यह योजना उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के बजाय पूंजीगत व्यय पर आधारित है। सरकार पात्र कंपनियों को संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और समाहित उपयोगिताओं पर किए गए निवेश पर 25% की पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जो उच्च पूंजी लागत के कारण एक घरेलू निर्माण को रोकती हैं। अब इसमें समस्याएं जो इसके विनिर्माण में आती थी वह समस्याएं अब इसके विनिर्माण में नहीं आएंगी, क्योंकि सरकार इस पर जो है प्रॉपर तरीके से निवेश पर जो है छूट आदि दे रही है और सपोर्ट कर रही है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, आप बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को गहरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तीसरे चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। यह योजना विशेष रूप से तैयार माल जैसे मोबाइल और लैपटॉप के बजाय इंटरमीडिएट घटकों जैसे कि PCB निष्क्रिय घटक पर केंद्रित है। तीसरा, इस योजना के तहत सरकार योग्य इकाइयों को संयंत्र, मशीनरी और उपयोगिताओं पर किए गए पूंजीगत व्यय पर 25% की वित्तीय प्रोत्साहन यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रदान करेगी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। ऐसे प्रश्न खूब बनते हैं आपके एग्जाम में और आप भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं ध्यान से तो गलती कर जाते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। 1 और 3 होगा क्या कि 1 और 2 होगा, क्या हो जाएगा, या 3 होगा, 1 और 3 होगा, या 1 2 3 होगा, या फिर 1 और 2 होगा, क्या हो जाएगा बताइए। समझ लो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताओ, ठीक है, क्योंकि उत्तर आना आपको जरूरी है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, उत्तर आना जरूरी है, ठीक है। डी, तीनों कथन इसमें सही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए, स्लम फ्री सिटी, ये अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने, जो गुजरात का एक शहर है, क्या सूरत है, ठीक है, सूरत शहर को, सूरत को दरअसल क्या है स्लम फ्री घोषित करने की बात कही है। इसके पहले चंडीगढ़ भी इस सूची में शामिल हो गया था, हालांकि चंडीगढ़ की जो जनसंख्या है वो सूरत से कम है। सूरत चर्चाओं में इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है अपने आप पे और बड़ी जनसंख्या है, और अभी स्लम फ्री होने की बात इसमें कही गई है, इसलिए चर्चाओं में है। अच्छा, इंदौर किस लिए फेमस था जरा बताइएगा मुझे, किस रीजन से, ठीक है, भोपाल या इंदौर, बताइएगा।
गुजरात सरकार ने 2026 की शुरुआत में सूरत के शहरी विकास को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू बघानी ने पुष्टि की है कि सूरत भारत का पहला ऐसा मेगा सिटी बनने की ओर अग्रसर है जिसकी आबादी 70 से 80 लाख के बीच है और जो पूरी तरीके से स्लम फ्री हो जाएगा, गरीबी से मुक्त, यानी कि कोई स्लम एरिया नहीं रहेगा, एकदम सब कुछ सब ठीक ठाक रहेगा, फिट फाट रहेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था बहुत पहले का और इसकी योजना बहुत पहले की थी। अब उस योजना के तहत जो है अब सूरत जो है क्या हो जाएगा, स्लम फ्री के रूप में घोषित हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। सूरत में झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी 2006 में 38% से घट करके 2025-26 में मात्र 5% रह गई है और यह 5% भी अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तकनीकी रूप से चंडीगढ़ को भारत का पहला स्लम फ्री शहर होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन उसकी आबादी लगभग 10 से 12 लाख है मात्र, जबकि इसकी आबादी सूरत की बहुत ज्यादा है, इसलिए सूरत अब पहले नंबर पर हो जाएगा। सूरत की उपलब्धि इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जहां प्रवासियों की भारी आमद होती है और इतनी बड़ी आबादी के लिए प्रवास प्रबंधन करना एक जटिल समस्या होती है, लेकिन सूरत ने इस काम को कर दिखाया है और अब वहां पर कोई भी स्लम एरिया, कोई स्लम बस्ती वहां पर नहीं है। बहुत बड़ी बात है अपने आप कि 70 से 80 लाख की आबादी को आप स्लम फ्री कर ले जाएं, 5% बचे, ये अपने आप पे बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हम इसको देख सकते हैं ना भाई। स्लम एरिया कोई ना रह जाए, बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था जब वो तत्कालिक मुख्यमंत्री रहा करते थे गुजरात सरकार के, ठीक है। चलिए आइए बताइए इस पर उत्तर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार तो उस पर प्रश्न खूब बनता है। जहां पर सरकार की तारीफ हो रही हो खूब ज्यादा, वो प्रश्न बिल्कुल बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। चलिए, स्लम फ्री सिटी की दिशा में सूरत की हालिया प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, गुजरात सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार सूरत 70 लाख से अधिक आबादी वाला भारत का पहला मेगा सिटी बनने की राह पर है जो पूरी तरीके से स्लम फ्री होगा, ठीक बात है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दशकों में सूरत में झुग्गी आबादी 38% से घट करके अब केवल 5% रह गई है, ठीक बात है। यद्यपि चंडीगढ़ को देश का पहला स्लम फ्री शहर माना जाता है, लेकिन सूरत का यह लक्ष्य उसकी विशाल जनसंख्या और औद्योगिक पैमाने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसा ही है, मुझे लगता है कि तीनों कथन इसमें सही होना चाहिए। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन इसमें सही है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, गंगा जल बंटवारा, देखो कल ही मैं आपसे इसी नदी जल बंटवारे पर मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि भाई देखो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं नदी जल बंटवारे, और आज उसी पर प्रश्न आपके सामने बन गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में गंगा जल नदी बंटवारे को लेकर कई बार डिस्प्यूट होता रहता है, उसी के रेफरेंस में यह प्रश्न आपके सामने बना है, आज टॉपिक बना हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ है क्योंकि ऐतिहासिक गंगा जल संधि अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही है, जो कि लास्ट ईयर इसका चल रहा था। भारत और बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण की दिशा में पहला तकनीकी कदम उठाया है। यह संधि 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षरित हुई थी और इसकी 30 साल की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही थी। इसी कारण से इसके नवीनीकरण पर रिन्यूअल पर काम चल रहा था, है ना। इस संधि के तहत लीन सीजन, सूखे मौसम के दौरान पानी का बंटवारा तय किया जाता है अपने आप पे, ठीक है। संधि के प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी 2026 को दोनों देशों की संयुक्त टीमों ने जल माप ज्वाइंट मेजरमेंट शुरू किया। यह प्रक्रिया 31 मई तक चलेगी। भारतीय टीम बांग्लादेश में हार्डिंग ब्रिज और बांग्लादेशी टीम भारत में फरक्का बैराज पर तैनात होकर के हर 10 दिन में जल प्रवाह की निगरानी कर रही है अपने आप पे। तो ये 30 साल का समझौता था जो अब समाप्त हो गया है और अब फाइनली जो है क्या होगा, इसको रिन्यू करने का प्रयास जारी किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बस छोड़ दीजिए। बाकी बांग्लादेश में आप जानते हैं कि कितना बवाल मच रहा है, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी अब प्रक्रिया है तो प्रक्रिया को तो अपनाना पड़ेगा भाई साहब, तो उसी रेफरेंस में काम चल रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, चलो ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता अभी पढ़ लीजिएगा, मैंने बताया था आप लोग को, है ना। चलिए आइए बताइए भाई साहब इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए हाल ही में शुरू हुई प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 1996 में हस्ताक्षरित यह 30 वर्षीय ऐतिहासिक संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है, जिसके नवीनीकरण के लिए दोनों देशों ने संयुक्त जल माप शुरू कर दिया है, ठीक है।
1 जनवरी 2026 से शुरू हुए इस अभ्यास के तहत भारत में फरक्का और बांग्लादेश में हार्डिंग ब्रिज पर जल स्तर को मापा जा रहा है। ठीक है, हालिया राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सीमा पर पार आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बीच जल बंटवारे पर सहयोग करना कठिन होगा अपने आप पे। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें, कठिन होगा कि सही होगा, क्या होगा बताओ भाई, उत्तर क्या होगा इसका। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी, तीनों क्वेश्चन इसमें भी सही है। ठीक है भाई साहब, सारे विकल्प डी हैं क्या। अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड, ये भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित जो है अपने आप में टुकड़ी है, ब्रिगेड है, जो त्रिपुरा की सुरक्षा और 1971 के युद्ध के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। कौन, अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड है अपने आप पे। ठीक है, ने अपना स्थापना दिवस मनाया है अभी हाल ही में। अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड का मुख्यालय अगरतला में है और इसने जनवरी 2026 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसीलिए क्या है, ये अल्बर्ट एक्का जो ब्रिगेड है क्या है, चर्चाओं में है। ठीक है, यह ब्रिगेड दरअसल क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए जानी जाती है अपने आप पे। और जानते हो वैसे भी आप कि ये सब जो एरिया है अपने आप में, ये क्या है, अपने आप में नक्सली एरिया में आते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए, अच्छा एक बात खास है, सेवेंथ सिस्टर्स किसको बोलते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेवेंथ सिस्टर किसको बोलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार उनके विकास के लिए क्या कुछ काम कर रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम, आपका असम, मेघालय आता है, इसमें सरकार खूब काम कर रही है, खूब निवेश कर रही है। तो त्रिपुरा से रिलेटेड जो अन्य घटनाएं हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहां कहां से लगती हैं, ये सारे प्रश्न खूब बनते हैं आपके एग्जाम में। तो मैप में क्या कीजिएगा कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा भाई साहब, पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत सटीकता पूर्वक कह रहा हूं, अगर आप मेरी एक एक बात को मानेंगे और करंट के साथ जितना मैं कहूंगा उतना करते चलिएगा, देखिएगा आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि 15 दिन क्लास में देख लीजिए और 15 दिन में जो जो मैं कहूं आपसे उतना कर लीजिए, फिर देखिए कि आपके भीतर कितना जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा होता है। आपके भीतर होगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें खास बात है कि लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत इसमें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, लेकिन दिल्ली की लड़ाई के लिए नहीं। ठीक है, यह हटा दीजिएगा। उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान गंगा सागर की लड़ाई में देखा गया था, जो अगरतला के पास एक रणनीतिक रेलवे स्टेशन था। हिल्ली की लड़ाई एक अलग और भीषण संघर्ष था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको जाननी है। फिलहाल आप इसके बारे में जानिएगा कि भाई अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड जो है क्या था अपने आप पे। ठीक है, चलिए आइए, यह ब्रिगेड 1971 के युद्ध में पूर्वी थिएटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसने अगरतला सेक्टर से हमला शुरू किया और अखौरा पर कब्जा करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अखौरा की जीत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने भारतीय सेना के लिए ढाका की ओर तेजी से बढ़ने का मुख्य मार्ग खोल दिया था। एक ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि है, आप चाहते हो नेट पर डाल के एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा। 1 और 3 होगा क्या इसमें से, बताओ 1 और 3 होगा कि 1 और 2 होगा, क्या हो जाएगा कि 2 3 होगा। मतलब बी और सी में से कोई एक होना चाहिए क्या, ऐसा है क्या, बताओ भाई। देखते हैं कितना वो है। अब तो देखो भाई रात में 9 बजे आता है हमारा वीडियो, अब तो कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए ना, अब तो आसान है, अब तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली होगी आप लोग को। भाई साहब क्लास जरूर दिखा करिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बात। ठीक है, चलिए सी है ना, सी और डी में से मैंने कहा था, बिल्कुल सी इज द 1 और 3 सही है, 2 नहीं सही है ना, ये नहीं सही है, ये भारत पाक युद्ध नहीं था इसमें, है ना। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, समुद्र प्रताप का निर्माण किसने किया है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लीज उत्तर दिया करिए, मैं आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, बाकी मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न आपके सामने है, सिटीजन चार्टर से आप क्या समझते हैं इसको बताइएगा आप। ठीक है, 125 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं, 125 वर्ड्स में। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है आप सीधे मुझे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, विवेचना कीजिए। ये कल मैंने प्रश्न आपको दिया था, संभवतः आप सभी लोगों ने इसका उत्तर एग्जैक्टली सही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। प्रस्तावना में देखिए क्या लिखा हुआ कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा दीर्घकालिक और नकारात्मक प्रभाव डाला।
इन नीतियों का मूल उद्देश्य क्या था? भारत के संसाधनों का दोहन कर ब्रिटेन के औद्योगिक और आर्थिक हितों को बढ़ाना था, ना कि भारत का विकास। इसे निम्नलिखित बिंदु के आधार पर समझा जा सकता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सांस्कृतिक आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? भाई सिंपल सी बात है, जो भी ब्रिटिश आए उनकी जो भी इकोनॉमिकल जो स्ट्रेटेजी थी वह भारत को बर्बाद करना था और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना था एक तरीके से। बस अब इसको हम निम्नलिखित पॉइंट से समझ सकते हैं। ये सारे पॉइंट लिखे हैं। धन की निकासी का सिद्धांत था, ठीक है, ये आप पढ़ते होंगे, खूब प्रश्न पूछता है। कृषि का व्यवसायीकरण और किसानों का शोषण होता था इसमें, जिसमें से आपका अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी प्रथाएं चलाई गई थी और इस पर खूब प्रश्न बंधी बनता है आपके एग्जाम में। इनको पढ़ लीजिएगा अलग से। टास्क आपका है, ये भी टास्क नंबर 3 है आपका, पढ़ लीजिएगा इसको। ये टास्क नंबर क्या है? 3 है। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन पर खूब प्रश्न बनता है भाई साहब। क्या था ये, कब कहां लागू किया गया, किसके शासनकाल क्या में लागू किया गया था? यहां तक प्रश्न प्री के खूब बनते हैं आपके। इनको आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है, ठीक है। भारतीय उद्योगों का पतन किया गया था, इसमें कई प्रकार के रूल और रेगुलेशन लाए गए थे, आप जानते होंगे। औद्योगिक विकास की उपेक्षा की गई थी इसमें, ठीक है। सीमित उद्योग केवल ब्रिटिश हितों के लिए, जिसमें रेलवे, चाय और कोयला आदि के लिए विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए, कर और व्यापार नीतियां भी अलग प्रकार की थी इसमें, ठीक है। भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क, जबकि ब्रिटिश वस्तुओं पर कम या शून्य शुल्क, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बुनियादी ढांचा सीमित और सोशल परक था। बहुत बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किया, रेलवे, बंदरगाह और संचार व्यवस्था विकसित की गई, लेकिन इनका उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण, सैन्य आवाजाही और कच्चे माल का निर्यात था, ना कि जन कल्याण था अपने आप में, ठीक है। सामाजिक आर्थिक असमानता थी अपने आप में, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा, अधिकांश आबादी निम्न जीवन स्तर में फंसी रह गई। निष्कर्षतः ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था से गरीब, निर्भर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। स्वतंत्रता के समय भारत को कमजोर औद्योगिक आधार, व्यापक गरीबी और अविकसित कृषि अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भारत के विकास के बजाय उसके शोषण और अधोगति का कारण बन रही है अपने आप में, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा प्रश्न था जिसका उत्तर हमने दे दिया, आप इसको लिखिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारे डिकोड एग्जाम का कोई कोर्स लेना है, पीसीएस आज का कोई कोर्स लेना, तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आरओ का बैच, बीओ का बैच, डिकोड एग्जाम पे आरओ 2026 का बैच, लेखपाल का बैच, सारे बैचेस चल रहे हैं। उसके लिए आप इस दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8604409201 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहां पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और ये पीसीएस 2026 का हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी है। आप चाहें तो हमारे पीसीएस के कोर्स में जुड़ करके भी आप तैयारी आगे कर सकते हैं, ठीक है। सेम ये नंबर यहां पे लिखा गया है। आप कोई भी कोर्स लेना होगा आपको, वो कोर्स का नाम लिख करके आप इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।